अध्याय 1 जर्मन साम्राज्य 1871 से 1890 तक। सन 1870 में सेडान के युद्ध में प्रशा की सेना ने फ्रांस को पराजित करके वहां के सम्राट नेपोलियन तृतीय को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। इस सफलता के प्राप्त होते ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। यह सत्य है कि 19वीं सदी में जर्मनी के एकीकरण में योगदान देने वाले अनेक तथ्य थे, किंतु इनको एकीकृत करने का पूर्ण श्रेय बिस्मार्क को था। उसने अपनी कूटनीतिक योग्यता, राजनीतिक कार्यकुशलता तथा रक्त और लौह की नीति के बल पर मात्र 8 वर्ष की अवधि में जर्मन राष्ट्र के निर्माण के महान कार्य को पूरा किया था। जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाने के पश्चात प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट बनाया गया तथा बिस्मार्क को जर्मन चांसलर नियुक्त किया गया। बिस्मार्क इस पद पर निरंतर 20 वर्ष अर्थात 1871 से 1890 ईस्वी तक कार्य करता रहा। इस अवधि में जर्मनी के आंतरिक क्षेत्र में तथा यूरोप महाद्वीप की राजनीति में बिस्मार्क ने अद्वितीय उपलब्धियां प्राप्त की थीं। निसंदेह इन्हीं उपलब्धियों के कारण इस अवधि को बिस्मार्क युग के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क की गृह नीति। आंतरिक क्षेत्र में बिस्मार्क को प्रारंभ से ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जर्मन साम्राज्य का निर्माण विभिन्न प्रांतों को मिलाकर किया गया था, जिसमें कानून व्यवस्था, यातायात, बैंकिंग, वाणिज्य आदि के संबंध में विभिन्नताएं थीं। इन विभिन्नताओं को दूर किए बिना देश में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना स्थापित करना असंभव था। इन समस्याओं को हल करने के लिए बिस्मार्क ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश की कानून प्रणाली में परिवर्तन किया गया। भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न कानून व्यवस्था को समाप्त करके पूर्ण साम्राज्य में समान एवं आदर्श व्यवस्था को स्थापित किया गया। सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया तथा सेना की संख्या 4 लाख निश्चित कर दी गई। बैंकिंग व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया गया। संपूर्ण देश के लिए रीख बैंक की स्थापना की गई। विभिन्न राज्यों के सिक्कों को समाप्त करके मार्क नामक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। रेलवे, डाकतार, यातायात, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्रों में भी पर्याप्त विकास किया गया। नवीन संविधान का निर्माण। देश के प्रशासन के कुशल संचालन के लिए बिस्मार्क ने एक संघीय संविधान तैयार किया। इस संविधान के अंतर्गत सम्राट, चांसलर, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी। सम्राट को जर्मन सम्राट की संज्ञा दी गई। वह जर्मन संघ का अध्यक्ष होता था। विदेशी मामलों का निर्णय करना, विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, युद्ध को समाप्त करने तथा बंद करने की घोषणा करना, व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाना तथा स्थगित करना, मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करना तथा पदच्युत करना आदि अधिकार सम्राट को प्रदान किए गए थे। पृष्ठ 2। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। जर्मनी के प्रधानमंत्री को जर्मन चांसलर की संज्ञा प्रदान की गई थी। चांसलर की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा सम्राट ही उसे पदमुक्त कर सकता था। वह केवल सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। संविधान के अंतर्गत चांसलर को असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। वह व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता था। वह उच्च सदन अथवा साम्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता था। उसे सभी प्रशासनिक नियुक्तियां करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था। अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी की वास्तविक शक्ति चांसलर के हाथों में निहित होती थी। शासन संचालन की सुविधा के लिए संविधान के अंतर्गत एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई थी। उच्च सदन को साम्राज्य परिषद तथा निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता था। साम्राज्य परिषद की सदस्य संख्या 98 थी। इन सदस्यों को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता था। प्रशा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या 17 थी, जो किसी अन्य राज्य के प्रतिनिधियों की तुलना में सर्वाधिक थी। संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि साम्राज्य परिषद के 14 सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध करें तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट था कि प्रशा के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था। संघ के बजट को निश्चित करना, विभिन्न राज्यों से चुंगी कर एकत्र करना, न्यायपालिका, विदेशी सेवा, सेना तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में सम्राट को परामर्श देना इस सदन का मुख्य कार्य होता था।
सम्राट साम्राज्य परिषद की स्वीकृति के बिना निम्न सदन को भंग नहीं कर सकता था। किसी मामले की अपील करने के लिए उच्च सदन अंतिम अदालत का कार्य करता था। व्यवस्थापिका के द्वितीय अथवा निम्न सदन का नाम लोकसभा था। इसकी सदस्य संख्या 397 निश्चित की गई थी, जिनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाता था। साम्राज्य परिषद की भांति इस सदन में भी प्रजा के प्रतिनिधियों का सर्वाधिक प्रभाव था। प्रत्येक विधेयक सर्वप्रथम इसी सदन में प्रस्तुत किया जाता था, किंतु उन विधेयकों को कानूनी रूप देने का अंतिम अधिकार उच्च सदन को प्राप्त था। इसी प्रकार आर्थिक मामलों में भी निम्न सदन के अधिकार सीमित थे। जनप्रतिनिधि संस्था होते हुए भी लोकसभा को प्रशासन, कानून निर्माण, वित्तीय मामलों आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। जर्मन साम्राज्य की प्रधान न्यायपालिका के रूप में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित व्यवस्थाएं भी संविधान में की गई थीं। राजद्रोह से संबंधित सभी मुकदमों तथा राज्यों से संबंधित सभी अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता था, किंतु इस न्यायालय को संविधान के अंतर्गत कानून संबंधी व्याख्या करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए इसे वास्तविक रूप से संघीय न्यायालय नहीं कहा जा सकता था। इस प्रकार जर्मनी के नवीन संविधान में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था तथा राज्यों में प्रजा की स्थिति को सर्वाधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया था। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट व चांसलर के हाथों में निहित थी। चूंकि प्रजा राज्य के प्रति बिस्मार्क का विशेष स्नेह था, इसलिए संविधान बनाते समय उसे यह ध्यान रखना था कि प्रजा राज्य को जर्मनी के आंतरिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थान प्राप्त हो सके। पृष्ठ 3 कल्चर कैंप। ऊपर यह संकेत दिया जा चुका है कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, जिनका समाधान करने के लिए उसने साहसिक कदम उठाए थे। कुछ बाधाएं और समस्याएं ऐसी थीं, जिनकी जानकारी बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण अभियान की अवधि में हो गई थी। इनमें से सर्वप्रमुख बाधा देश की रोमन कैथोलिक जनता तथा पोप से संबंधित थी। 1870 ईस्वी के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण बिस्मार्क को धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हस्तक्षेप के फलस्वरूप जर्मनी की रोमन कैथोलिक जनता, चर्च, पोप एवं बिस्मार्क के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस संघर्ष को जर्मनी के इतिहास में कुल्टुर कैंप अथवा सभ्यता की रक्षा के लिए संघर्ष के नाम से पुकारा जाता है। संघर्ष के कारण जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च अत्यधिक शक्तिशाली था। वह अपनी धार्मिक व राजनीतिक स्वतंत्रता तथा अस्तित्व को हर कीमत पर बनाए रखना चाहता था। बिस्मार्क चर्च की इस स्थिति के विरुद्ध था। प्रजा राज्य में प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थकों की संख्या अधिक थी। चूंकि बिस्मार्क का स्नेह प्रजा राज्य के प्रति अधिक था, अतः वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रजा की स्थिति को महत्वपूर्ण बनाना चाहता था। इसके विपरीत रोमन कैथोलिक चर्च प्रजा के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त जर्मनी के एकीकरण अभियान में बिस्मार्क ने जो प्रयत्न किए थे, रोमन कैथोलिक चर्च ने उन प्रयासों का कड़ा विरोध किया था। सन 1871 में जर्मनी में संपन्न हुए सार्वजनिक चुनावों में 62 कैथोलिक सदस्य निर्वाचित हो गए थे। इन सदस्यों ने भी बिस्मार्क की नीति का विरोध किया था। विगत अनुभवों के आधार पर भी बिस्मार्क रोमन कैथोलिक चर्च को राष्ट्र विरोधी मानता था। सन 1866 में सोडेवा के युद्ध तथा सन 1870 में सेडान के युद्ध के समय पोप ने प्रजा के विरुद्ध क्रमशः ऑस्ट्रिया व फ्रांस की विजय की कामना की थी। अतएव बिस्मार्क पोप को जर्मनी की राजनीतिक शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था तथा उसके अधिकारों पर नियंत्रण लगाना चाहता था। उसने कहा था, पोप का अस्तित्व राज्य के लिए भावी खतरे का सूचक है। वह अन्यायपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार लौकिक अधिकार प्राप्त करता है, हमारे कानूनों को व्यर्थ व निष्फल बना देता है, जनता पर मनमाने ढंग से कर लगाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रजा में इतना अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है जितना विदेशी पोप। देश की रोमन कैथोलिक जनता तथा बिस्मार्क की राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी। पोप चर्च की शक्ति को राज्य में सर्वोच्च मानता था। वह कहता था, रोमन कैथोलिक जनता को किसी अन्य संप्रदाय के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए।
तथा चर्च को राज्य के अधीन बनाना सर्वथा अनुचित व अन्यायपूर्ण है। इसके विपरीत बिस्मार्क चर्च की स्थिति को धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिए। वह राज्य को सर्वोपरि मानता था। स्वयं बिस्मार्क के शब्दों में वैधानिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रशा का केवल एक दृष्टिकोण है, धार्मिक कार्यों में चर्च की स्वतंत्रता तथा राज्य के अधिकार क्षेत्र में चर्च के हस्तक्षेप का अंत। पृष्ठ 4। इस प्रकार बिस्मार्क तथा रोमन कैथोलिक जनता के मध्य राजनीतिक व धार्मिक मामलों में गंभीर मतभेद था, जिसके कारण संघर्ष का वातावरण तैयार हुआ था। संघर्ष का प्रारंभ। जर्मनी के इतिहास में कुल्टूर कैंप एक विचित्र और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। रोमन कैथोलिकों ने इसे धार्मिक संघर्ष की संज्ञा प्रदान की थी। उनका विचार था कि यह संघर्ष कैथोलिक धर्म व सभ्यता की रक्षा के लिए शासन के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके विपरीत बिस्मार्क ने इसे राजनीतिक संघर्ष का नाम दिया था। जर्मनी में रोमन कैथोलिकों ने बिस्मार्क की नीतियों व कार्यों का विरोध करने के लिए केंद्रीय दल के नाम से अपना एक संगठन बना लिया था। संघर्ष के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण सन 1870 में की गई पोप की वह घोषणा थी, जिसके अंतर्गत उसने पोप का त्रुटिहीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को स्वीकार करने का आदेश संपूर्ण रोमन कैथोलिक जनता को दिया गया था। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पोप ने घोषणा की, यह घोषणा दैवीय इच्छा से की जा रही है कि उसके चर्च को धर्म और सदाचार का अधिकार सौंपा जाए। पोप द्वारा दी गई प्रत्येक आशा त्रुटिहीन है और राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है। पोप की उपर्युक्त आज्ञा रोमन कैथोलिक जनता के लिए ईश्वर की आज्ञा के समान थी, किंतु इस आज्ञा को स्वीकार करने के संबंध में रोमन कैथोलिकों में मतभेद हो गया। कैथोलिक जनता के वर्ग ने इस आज्ञा को अनुचित, निरंकुश एवं अन्यायपूर्ण ठहराते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस वर्ग का नेतृत्व म्यूनिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डालिंजर कर रहे थे। उन्होंने पोप के उपर्युक्त सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए घोषणा की, एक ईसाई धर्मशास्त्री, इतिहासकार और देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मैं इस घोषणा को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। रोमन कैथोलिक जनता में हुए विद्रोह को पोप ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और सभी विद्रोहियों को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। इन लोगों ने बिस्मार्क की सुरक्षा की मांग की। बिस्मार्क इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पोप के विरोधियों को संरक्षण प्रदान करने का तथा पोप और रोमन कैथोलिक चर्च की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जर्मनी के शिक्षा मंत्री फाक के परामर्श से कुछ कानून बनाए। इन कानूनों को फाक कानून अथवा मई कानून के नाम से जाना जाता है। इन कानूनों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित राष्ट्रीय कैथोलिक ब्यूरो को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, देश की समस्त प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं से चर्च का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, चर्च के पदारियों एवं अन्य धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य ने ले लिया। पृष्ठ 5। नंबर 4, जर्मन नागरिक अथवा जर्मन विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट ही कैथोलिक चर्च के पदाधिकारी हो सकते थे। नंबर 5, देश की शिक्षा पद्धति की जांच करने के लिए सरकार ने निरीक्षकों को नियुक्त कर दिया। नंबर 6, धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक भाषण देना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। नंबर 7, जनता को धर्म बहिष्कृत करने का अधिकार पोप से छीन लिया गया। नंबर 8, अनुचित ढंग से धर्म बहिष्कृत किए गए लोगों को सार्वजनिक न्यायालयों में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया। बिस्मार्क ने उपर्युक्त नियमों को कठोरता से लागू किया। उसका मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों से शिक्षा संबंधी अधिकार छीनकर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना तथा देश की राजनीति में चर्च के हस्तक्षेप को समाप्त करना था। किंतु पोप ने इन कानूनों को अवैध तथा अनुचित बताया और देश की कैथोलिक जनता को आदेश दिया कि वह इन कानूनों को स्वीकार करने से इनकार कर दे। इस प्रकार संपूर्ण देश में संघर्ष तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। बिस्मार्क ने कानूनों की अवहेलना करने वाले के प्रति कठोर दमन नीति को अपनाया, जिससे स्थिति खराब हो गई तथा कैथोलिक जनता का आंदोलन अधिक तीव्र हो गया। अपनी नीति के विषय में बिस्मार्क ने दृढ़ घोषणा की, मैं कैनोसा नहीं जाऊंगा, न तन से और न मन से। अर्थात बिस्मार्क ने पोप के समक्ष न झुकने अथवा समझौता न करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया था। संघर्ष का अंत। यह संघर्ष पोप अथवा बिस्मार्क दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था,
किंतु कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनके कारण बिस्मार्क ने इस संघर्ष को समाप्त करना उचित समझा। इस संघर्ष में सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाने तथा संपूर्ण शक्ति लग जाने से देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी की रोमन कैथोलिक जनता अपने धर्म में अटूट आस्था और विश्वास रखती थी। धार्मिक संकट की घड़ी में वह बड़े से बड़ा बलिदान कर सकती थी। अतः दमन नीति के द्वारा जनता के हृदय को परिवर्तित करना और उसके धार्मिक विश्वास को बदलना असंभव था। इसी समय अवसर का लाभ उठाकर समाजवादियों ने देश में अपना प्रभाव तथा शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। समाजवादी बिस्मार्क के कट्टर विरोधी थे। वे बिस्मार्क की एकतंत्रीय व सैनिकवादी नीतियों की कटु आलोचना करते थे। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिकों की अपेक्षा समाजवादियों को अधिक खतरनाक समझता था। अतः समाजवादियों की शक्ति का दमन करने के लिए उसने कुल्टूर कैंप को समाप्त करना अधिक उचित समझा। इसलिए कहा जाता है कि बिस्मार्क ने जानबूझकर कुल्टूर कैंप में सफलता का बलिदान कर दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में अन्य समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्त कुल्टूर कैंप के कारण उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बिस्मार्क के विरुद्ध हो गई थीं। अन्य देशों में बिस्मार्क की कैथोलिक विरोधी नीति की कटु आलोचना हुई। पृष्ठ 6। अतः बिस्मार्क ने वैदेशिक क्षेत्र में जर्मनी की स्थिति को संभालने के लिए इस संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर सन 1878 में पोप पायस नवम की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी पोप लियो 13वां पुराने पोप की अपेक्षा अधिक उदार था, इसलिए समझौता होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सन 1880 में बिस्मार्क एवं पोप के मध्य समझौता हुआ, जिसके अनुसार बिस्मार्क ने कैथोलिक विरोधी कानून को वापस ले लिया। जर्मनी तथा पोप के मध्य कूटनीतिक संबंध पुनः स्थापित हो गए। कैथोलिक सदस्यों के केंद्रीय दल ने संसद में बिस्मार्क की नीतियों को समर्थन देने का वचन दिया। पोप ने बिस्मार्क को ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट की उपाधि से विभूषित किया। आलोचकों ने कुल्टूर कैंप को बिस्मार्क की कूटनीतिक पराजय बताया। उनका विचार है कि इस असफलता के लिए बिस्मार्क की हठधर्मी और विरोधियों की शक्ति के विषय में उसकी गलत धारणा मूलतः उत्तरदायी थी। यद्यपि बिस्मार्क ने उपयुक्त समझौते को अपनी पराजय स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पोप से क्षमा याचना के लिए तैयार नहीं था, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि बिस्मार्क को पोप के समक्ष झुकना पड़ा। यद्यपि उसने पोप के सामने समर्पण नहीं किया, तथापि यह सत्य है कि चालाकी से अपनी पराजय को समझौते का रूप देकर बिस्मार्क ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक चातुर्य का परिचय दिया। कुल्टूर कैंप की समीक्षा करते हुए इतिहासकार मैरियट ने लिखा है, इस प्रकार बिस्मार्क धीरे धीरे चक्करदार रास्ते से केनोसा गया और वहां पहुंचकर उसने अपनी यात्रा को एक समझौता बताया। समाजवादियों के प्रति बिस्मार्क की नीति। 19वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप के प्रायः सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन को औद्योगिक क्रांति ने प्रभावित किया था। जर्मनी पर भी इस क्रांति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। देश के औद्योगिक विकास के लिए मशीनों की सहायता से विशाल पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ किया गया, किंतु दूसरी तरफ इस क्रांति ने औद्योगिक क्षेत्र में नवीन समस्याओं को जन्म दिया। पूंजीपतियों व श्रमिकों के मध्य संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हुआ। श्रमिकों को बेकारी की स्थिति में मिल मालिकों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उन्हें उनकी पतित आर्थिक स्थिति के मूल कारणों का बोध कराने तथा उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर उठाने के उद्देश्य से समाजवादी दल का उदय हुआ। जिस समय बिस्मार्क रोमन कैथोलिकों के विरुद्ध संघर्ष में उलझा हुआ था, उसी समय अवसर का लाभ उठाकर समाजवादियों ने जर्मनी पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नीतियों का प्रचार करने तथा सरकार पर अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के विषय में दबाव डालने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना सन 1875 में की थी। बिस्मार्क को रोमन कैथोलिकों की भांति समाजवादियों के विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के कारण जर्मनी में समाजवादियों की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी। सन 1872 में संसद में समाजवादियों के मात्र 2 सदस्य थे, जबकि सन 1877 में
चुनावों में उनके 14 सदस्य निर्वाचित हुए। यह संख्या प्रत्येक चुनाव में निरंतर बढ़ती गई। इस प्रकार समाजवादियों की बढ़ती हुई शक्ति बिस्मार्क के लिए चिंता का विषय थी। जर्मन सम्राट विलियम प्रथम तथा चांसलर बिस्मार्क दोनों के विचार समाजवादी सिद्धांतों के विपरीत थे। पृष्ठ 7। दोनों ही देश की शासन व्यवस्था के लिए समाजवादी दल को घातक मानते थे। समाजवादी दल के सिद्धांतों से बिस्मार्क का तीव्र मतभेद था। समाजवादियों का मुख्य उद्देश्य जर्मनी में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को लागू करना था। वे बिस्मार्क के एकतंत्रीय शासन प्रणाली तथा उसकी सैनिकवादी नीति की कटु आलोचना करते थे। बिस्मार्क समाजवादी दल के हाथों में अपने देश का नेतृत्व सौंपने के लिए कदापि तैयार नहीं था। उसने जर्मन राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। अस्तु इन सैद्धांतिक मतभेदों के कारण बिस्मार्क समाजवादियों को अपना और देश का शत्रु समझता था। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्र में मजदूरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क उन्हें समाजवादियों के प्रभाव से मुक्त करना चाहता था। उसकी यह धारणा थी कि यदि औद्योगिक क्षेत्र में संघर्ष का वातावरण समाप्त नहीं हुआ तो देश का विकास रुक जाएगा। दमन नीति का प्रयोग। उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण बिस्मार्क और समाजवादियों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। सन 1878 में सम्राट विलियम प्रथम की हत्या का 2 बार प्रयत्न किया गया। बिस्मार्क ने समाजवादियों पर इन प्रयत्नों का आरोप लगाया और उनकी शक्ति का दमन करने के लिए संसद में कुछ दमनकारी कानून प्रस्तुत किए, किंतु संसद ने इन कानूनों का विरोध किया। फलस्वरूप बिस्मार्क ने सम्राट से कहकर संसद को भंग करा दिया और नए चुनाव कराए। नवीन संसद ने समाजवादियों के विरुद्ध कानूनों को पारित कर दिया। इन कानूनों के अनुसार समाजवादी दल को सभाएं आयोजित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। समाजवादियों की पुस्तकों व समाचार पत्रों पर कठोर सरकारी नियंत्रण लगा दिया गया। ऐसे सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होने की संभावना थी। संदेह का कानून पारित किया गया। इसके अंतर्गत राजद्रोह के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। श्रमिकों तथा समाजवादी कार्यकर्ताओं के संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा समाजवादियों को यह चेतावनी दी गई कि आवश्यकता पड़ने पर देश में सैनिक शासन की घोषणा भी की जा सकती है। उपर्युक्त कानूनों को कठोरता से लागू किया गया। हजारों की संख्या में समाजवादियों को बंदी बनाया गया। दमन नीति से घबराकर बहुत से व्यक्ति देश छोड़कर भाग गए। फिर भी समाजवादी कार्यकर्ता सरकार की दृष्टि से छुपकर अपना कार्य निरंतर करते रहे और शासन के विरुद्ध जनता में अपनी नीतियों का प्रचार करते रहे। परिणाम ये हुआ कि ज्यों-ज्यों बिस्मार्क की दमन नीति बढ़ती गई, उसी अनुपात में जनता पर समाजवादियों का प्रभाव भी बढ़ता गया। सन 1878 से सन 1890 तक देश में जितने चुनाव हुए, उनमें समाजवादियों को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। सन 1878 के चुनावों में समाजवादियों को 50,000 मत प्राप्त हुए, किंतु यह संख्या प्रत्येक चुनाव में बढ़ती गई और सन 1890 के चुनावों में इस दल को 14,50,000 मत प्राप्त हुए। यह आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि बिस्मार्क की दमन नीति का समाजवादियों की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जनता में उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। पृष्ठ 8। राज्य समाजवाद। जर्मनी में समाजवादियों की शक्ति व प्रभाव को समाप्त करने में जब बिस्मार्क की दमन नीति सफल नहीं हुई तो उसने एक नवीन योजना की रूपरेखा तैयार की जिसे राज्य समाजवाद कहा गया। उसकी इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को शासन का समर्थक बनाना था। वस्तुतः बिस्मार्क समाजवादियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्रमिकों को सरकार का समर्थक व शुभ चिंतक बनाना चाहता था। उसने घोषणा की थी, मैं उन सभी उपायों की शरण लूंगा जिनके द्वारा देश के श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकेगा। वास्तव में बिस्मार्क की राज्य समाजवाद की योजना के 2 आधारभूत तत्व थे। प्रथम, समाजवादी भावना नवीन युग की देन थी, उसे दमन नीति के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। द्वितीय, बिगड़ी हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण श्रमिकों की समाजवादी चेतना पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी।
उपर्युक्त तत्वों के आधार पर श्रमिकों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से राज्य समाजवाद की घोषणा की। इस योजना की व्याख्या स्वयं बिस्मार्क ने की थी। अस्वस्थ व्यक्ति को कार्य करने का अवसर प्रदान करो, बीमारों की देखभाल करो, वृद्धों और असहायों को उनके भरण पोषण का आश्वासन दो। यदि सरकार ने यह सब कर दिया तो जनतंत्र का राग अलापने वाले समाजवादियों का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा और देश के मजदूर सरकार का साथ देंगे। समाजवादियों का प्रभाव कम करने के लिए मजदूरों की कार्य करने की दशाओं में सुधार करना आवश्यक था। अतः बिस्मार्क ने इस संबंध में अनेक कानून बनाए। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए 3 प्रकार की बीमा योजनाओं को लागू किया गया। सन 1883 में बीमारी बीमा, सन 1884 में दुर्घटना बीमा और सन 1889 में अपाहिज बीमा सुविधाओं की घोषणा की गई। मजदूरों के कार्य करने के घंटे सरकार द्वारा निश्चित कर दिए गए। रविवार के अवकाश की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई। बच्चों तथा महिलाओं के कार्य करने पर नियंत्रण लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य समाजवादियों के प्रभाव को समाप्त करना था। समाजवादियों के प्रति बिस्मार्क की नीति के 2 रूप थे। एक तरफ उसने समाजवादियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कठोर दमन नीति का आश्रय लिया था तथा दूसरी तरफ देश के श्रमिकों को सरकार का समर्थक बनाने के उद्देश्य से उसने राज्य समाजवाद के नाम से एक योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत मजदूरों को सरकार की ओर से विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की गई थी। इन 2 परस्पर विरोधी बातों के कारण स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या समाजवादियों का दमन करते करते बिस्मार्क स्वयं समाजवादी हो गया था? बिस्मार्क के राज्य समाजवाद का निष्पक्ष अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बिस्मार्क की योजना वास्तविक अर्थों में समाजवादी नहीं थी, क्योंकि समाजवाद का मूल सिद्धांत पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करना होता है, जबकि बिस्मार्क पूंजीवाद का समर्थक था। इसके अतिरिक्त समाजवाद का उद्देश्य जनतंत्र की स्थापना करके देश की सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होता है। इसके विपरीत बिस्मार्क का उद्देश्य राज्यतंत्र की रक्षा करना तथा प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन का विरोध करना था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिस्मार्क का राज्य समाजवाद एक राजनीतिक षड्यंत्र मात्र था, जो देश के मजदूरों को सरकार के पक्ष में करने के लिए रचा गया था, ताकि समाजवादियों का प्रभाव समाप्त हो सके। किंतु इस योजना के द्वारा बिस्मार्क अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। उसके कार्यकाल 1871 से 1890 एडी तथा उसके पतन के बाद भी जर्मनी में समाजवादियों की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती गई। पृष्ठ 9। इस संबंध में शेविल ने लिखा है, यद्यपि देश के मजदूर बिस्मार्क द्वारा घोषित बीमा योजनाओं से लाभान्वित हुए थे, तथापि वे पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति कभी आकर्षित नहीं हुए तथा सदैव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े रहे। औद्योगिक संरक्षण। 19वीं शताब्दी में संभवतः बिस्मार्क प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने देश के व्यापार व उद्योग के विकास की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना करके सुरक्षा व संरक्षण की नीति को अपनाया था। सन 1870 में जब जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, उस समय देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एकीकरण से पूर्व प्रत्येक राज्य के शासक अपने स्वार्थ के अनुकूल तथा ऑस्ट्रिया के निर्देशानुसार औद्योगिक नीति अपनाते थे, किंतु सन 1870 के पश्चात उद्योगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने की समस्या बिस्मार्क के समक्ष उपस्थित हुई। बाहर के सस्ते मूल्य पर विदेशी अन्न के आयात होने से कृषकों की दशा खराब हो गई थी। फ्रांस से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को विशाल धनराशि प्राप्त हुई थी। इसका जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुद्रास्फीति हो जाने से जर्मनी के सिक्के का मूल्य गिर गया तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। इस स्थिति को सुधारने तथा देश का औद्योगिक व आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने संरक्षण नीति का अनुसरण किया। सन 1879 में एक कानून बनाकर जर्मनी की खेती की उपज तथा उद्योगों में तैयार किए जाने वाले माल की सुरक्षा के लिए बिस्मार्क ने बाहर जाने वाली वस्तुओं पर आयात कर में भारी वृद्धि कर दी।
किंतु कच्चे माल पर लगने वाले आयात कर में वृद्धि नहीं की। इस प्रकार विदेशी अनाज पर भी भारी आयात कर लगा दिया गया। इस नीति के फलस्वरूप जर्मनी के नवस्थापित उद्योगों का इतनी तीव्र गति से विकास हुआ कि जर्मनी शीघ्र ही विश्व के महानतम औद्योगिक देशों की पंक्ति में आ गया। सरकार को अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी, जिसका प्रयोग वह राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्यों में करने लगी। औपनिवेशिक नीति। प्रारंभ में बिस्मार्क जर्मनी के साम्राज्य के विस्तार तथा उपनिवेश की स्थापना के विरुद्ध था। वह यूरोप महाद्वीप में शांति की स्थापना तथा जर्मनी के आंतरिक विकास को प्राथमिकता देता था। उसकी धारणा थी कि यूरोप के अन्य देशों की भांति यदि जर्मनी में भी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाया तो अन्य देशों से जर्मनी के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा ग्रेट ब्रिटेन से था। बिस्मार्क नहीं चाहता था कि वह जर्मनी की रेल सेना का विकास तथा औपनिवेशिक विस्तार करके ग्रेट ब्रिटेन को रुष्ट करे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इंग्लैंड व फ्रांस की मित्रता के लिए अनुकूल वातावरण बन सकता था, जो बिस्मार्क को सहन नहीं था। अस्तु अपने कार्यकाल के प्रारंभिक चरण में उसने जर्मनी को संतुष्ट राष्ट्र की संज्ञा देकर औपनिवेशिक विस्तार की होड़ से अलग रखा, किंतु कालांतर में उसे अपनी इस नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी की औद्योगिक व व्यापारिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने से उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं निर्मित माल की बिक्री के लिए नवीन क्षेत्रों की आवश्यकता सरकार के सामने उपस्थित हुई। इसकी पूर्ति उपनिवेशों की स्थापना के द्वारा ही संभव थी। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म प्रचारक प्रचार कार्य के लिए नए क्षेत्रों की मांग कर रहे थे, जबकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए भी नए क्षेत्रों की आवश्यकता थी। पृष्ठ 10। उस समय उपनिवेशों को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता था, अतः देश की राष्ट्रप्रेमी जनता वैदेशिक क्षेत्र में जर्मनी को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उपनिवेशों की स्थापना को आवश्यक समझती थी। इस प्रकार देश के औद्योगिक विकास से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने, ईसाई धर्म का प्रचार करने, देश के राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास की समस्या को हल करने की दृष्टि से बिस्मार्क के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और उसने देशवासियों की भावनाओं का आदर करते हुए नवीन उपनिवेश स्थापित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए। उसने सन 1879 में जर्मनी की एक व्यापारिक कंपनी को समोआ द्वीप में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की। सन 1882 में जर्मन उपनिवेश संघ की स्थापना की गई। शीघ्र ही जर्मनी की कुछ व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलैंड, कैमरून, मार्शल द्वीप समूह, पूर्वी अफ्रीका, न्यू गाइना आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। सरकार ने एक कानून बनाकर इन व्यापारिक केंद्रों को जर्मनी का संरक्षण प्रदान करने की घोषणा की। सन 1886 में एक अन्य कानून बनाकर जर्मनी तथा संरक्षित उपनिवेशों के मध्य चलने वाले पानी के जहाजों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क के कार्यकाल में जर्मनी के उपनिवेशों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1890 में त्यागपत्र देने से पूर्व बिस्मार्क ने इन संरक्षित उपनिवेशों को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया था। इन उपनिवेशों की रक्षा का भार जर्मन सेना को सौंप दिया गया था। बिस्मार्क की विदेश नीति। विगत अध्याय में यह उल्लेख किया जा चुका है कि सन 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय और प्रशा की सेना के समक्ष नेपोलियन तृतीय के आत्मसमर्पण के फलस्वरूप जर्मनी की एकीकरण का लक्ष्य पूरा हो गया। इस युद्ध के पश्चात जर्मनी व फ्रांस के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसकी शर्तें फ्रांस के लिए अपमानजनक थीं। उसे अल्सास तथा लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में विशाल धनराशि का भुगतान करने को विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक कंपनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में तैनात कर दी गई, जिसका भार फ्रांस पर लाद दिया गया। इस प्रकार संधि की शर्तें फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सम्मान के विरुद्ध थीं। सन 1870 के पश्चात बिस्मार्क ने अपनी संपूर्ण कार्यकाल 1871 से 1890 में
फ्रैंकफर्ट की संधि को ही जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनाया था। विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। बिस्मार्क की विदेश नीति एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र, एक महाद्वीप और एक युग की विदेश नीति मानी जाती है। उसकी विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से थीं। नंबर 1, 1870 से पूर्व बिस्मार्क का लक्ष्य जर्मनी का एकीकरण करना था, जिसके लिए उसने रक्त व लौह की नीति को अपनाया था। किंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसने युद्ध एवं सीमा विस्तार की नीति को त्याग दिया तथा जर्मन राष्ट्र की रक्षा एवं विकास की दृष्टि से महाद्वीपीय शांति की नीति को अपनाने की घोषणा की। उसने यह कहा था, जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, वह शांतिपूर्वक रहना चाहता है, अपनी सीमाओं में वृद्धि करने का उसका कोई विचार नहीं है, किंतु यथास्थिति की रक्षा करने के लिए उसका देश कृत संकल्प है। नंबर 2, बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। वह जर्मनी के हितों को यूरोप महाद्वीप तक ही सीमित रखना चाहता था। उस समय अन्य देश यूरोप महाद्वीप से बाहर विभिन्न स्थानों पर उपनिवेश स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु बिस्मार्क ने यूरोप से बाहर की राजनीति में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की। पृष्ठ 11। नंबर 3, बिस्मार्क की विदेश नीति रूस की गतिविधियों पर केंद्रित थी। उसकी दृष्टि में रूस ही एकमात्र ऐसा देश था जो किसी भी क्षण जर्मनी का साथ छोड़ सकता था। इसलिए उसने घोषणा की थी, 1871 के पश्चात जर्मनी की विदेश नीति का मुख्य आधार शांति स्थापित करना तथा जर्मन विरोधी गुटबंदी को रोकना है। रूस मेरी विदेशी नीति की धुरी है। नंबर 4, बिस्मार्क इंग्लैंड के साथ टकराव नहीं चाहता था। उस समय इंग्लैंड यूरोपीय मामलों के प्रति तटस्थता की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क चाहता था कि इंग्लैंड अपनी पुरानी नीति पर कायम रहे। यही कारण है कि बिस्मार्क ने इंग्लैंड की जल सेना के विरुद्ध जर्मनी की नाविक शक्ति के विकास का विचार त्याग दिया था। उसने इस संबंध में इंग्लैंड को आश्वस्त करते हुए कहा था, थल चूहा अर्थात जर्मनी और जल चूहा अर्थात इंग्लैंड में कभी संघर्ष नहीं हो सकता। नंबर 5, बिस्मार्क की दृष्टि में पूर्व समस्या व्यर्थ की और महत्वहीन समस्या थी। वह इसे अत्यंत जटिल और पेचीदा समस्या मानता था, जिसमें यूरोपीय देशों के हित परस्पर टकराते थे। इसलिए वह सदैव इस समस्या के प्रति उदासीन रहा। पूर्वी समस्या के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए उसने कहा था, कुस्तुनतूनिया से आने वाली डाक को मैं कभी नहीं खोलता। नंबर 6, बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में 5 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, इटली को शक्तिशाली मानता था। इन 5 शक्तियों के मध्य वह जर्मनी का बहुमत बनाए रखने की सदैव कोशिश करता रहा। संक्षेप में वह 5 शक्तियों के मध्य जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता था। अपनी इस नीति को स्पष्ट करते हुए उसने एक बार रूस के राजदूत से कहा था, आप यूरोप की शतरंज की बिसात पर 3 में से 1 मोहरा होने के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। कोई भी अल्पमत में नहीं रहना चाहता। सारी राजनीति एक ही सिद्धांत में सिमट आती है और 5 शक्तियों द्वारा शासित यूरोप महाद्वीप में आप मुख्य त्रिकोण बनाए रहिए। नंबर 7, बिस्मार्क ने अपने कार्यकाल में अपना ध्यान सदैव फ्रांस की गतिविधियों पर केंद्रित रखा। उसका विचार था कि फ्रांस फ्रैंकफर्ट की संधि के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। अतः फ्रांस को उसके प्रयत्नों में असफल बनाने के लिए बिस्मार्क ने यूरोप की राजनीति में फ्रांस के एकाकीपन को सर्वाधिक महत्व दिया। वस्तुतः फ्रांस का एकाकीपन बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य आधार था। विदेश नीति के सिद्धांत। उपर्युक्त तत्व को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जर्मनी की विदेश नीति को संचालित किया था। संक्षेप में उसकी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे। नंबर 1, जर्मनी की विजयों को सुरक्षित रखना। नंबर 2, यूरोपीय महाद्वीप में शांति स्थापित करना। नंबर 3, फ्रांस को मित्रहीन बनाना। और नंबर 4, फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। पृष्ठ 12। इन सिद्धांतों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि बिस्मार्क शांतिपूर्ण नीति को अपनाकर तथा फ्रांस को मित्रहीन बनाकर जर्मनी को केवल यूरोप महाद्वीप तक सीमित रखना चाहता था। वह जर्मनी को यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण
एवं निर्णायक शक्ति बनाना चाहता था। इतिहासकार टर्नर ने लिखा है, बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य को यूरोपीय महाद्वीप का संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बने। वैदेशिक उपलब्धियां। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर बिस्मार्क ने यूरोप के विभिन्न देशों के साथ संधियां की तथा राजनीतिक संबंध स्थापित किए। वैदेशिक क्षेत्र में उनकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थीं। त्रिसम्राट संघ की स्थापना। बिस्मार्क जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाने तथा रूस की स्थायी मित्रता प्राप्त करने के लिए चिंतित था। ऑस्ट्रिया उसका अच्छा मित्र था, किंतु पूर्वी समस्या के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया व रूस के संबंध तनावपूर्ण थे। इस कठिनाई का निवारण करने तथा रूस की मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने रूस, ऑस्ट्रिया व जर्मनी के सम्राटों को सन 1873 में बर्लिन में आमंत्रित किया। इन तीनों के मध्य एक सौहार्दपूर्ण समझौता उत्पन्न कराया। यह संघ तीनों बड़ी शक्तियों में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का द्योतक था। इस समझौते के अंतर्गत यह निश्चित किया गया था कि तीनों देश यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे तथा युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर पारस्परिक हितों के लिए आपस में विचार विमर्श करेंगे। यह संघ सन 1878 तक निर्विघ्न रूप से चलता रहा, किंतु पूर्वी समस्या के संबंध में ऑस्ट्रिया व रूस के मध्य उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से सन 1878 में आयोजित बर्लिन सम्मेलन में बिस्मार्क के दृष्टिकोण से रूस रुष्ट हो गया और उसने त्रिसम्राट संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। सन 1881 में बिस्मार्क के प्रयत्नों से इस संघ को पुनर्जीवित किया गया। द्विराज्य संधि। सन 1878 में बर्लिन संधि के फलस्वरूप रूस तथा जर्मनी के मध्य संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। फ्रांस व जर्मनी की शत्रुता पहले से ही चली आ रही थी, अतः रूस के रुष्ट हो जाने से जर्मनी के समक्ष यह संकट उत्पन्न हो गया कि यदि रूस व फ्रांस की मित्रता स्थापित हो गई तो जर्मनी की सुरक्षा के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतएव इस नवीन संकटमय परिस्थिति का सामना करने के लिए बिस्मार्क ने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की, जिसे द्विराज्य संधि कहा गया। इस संधि में यह निश्चित किया गया कि यदि रूस व फ्रांस में से कोई देश जर्मनी अथवा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करे तो दोनों परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि की शर्तों को गुप्त रखा गया था। वस्तुतः इस संधि का निर्माण रूस व फ्रांस के आक्रमण के संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह बिस्मार्क की महान सफलता थी, क्योंकि इस संधि के फलस्वरूप जर्मनी को रूस के आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की सैनिक सहायता का आश्वासन प्राप्त हो गया था। त्रिराज्य संधि। विदेश नीति में बिस्मार्क का उद्देश्य जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक रखना था। रूस के अलग हो जाने से बिस्मार्क की विदेश नीति का आधार हिल गया था, अतः जर्मनी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए द्विराज्य संधि के संपन्न होने के पश्चात बिस्मार्क का ध्यान इटली की ओर आकर्षित हुआ। पृष्ठ 13। यद्यपि बिस्मार्क इटली पर विश्वास नहीं करता था और उसे स्वार्थी, कायर व अवसरवादी मानता था, तथापि यूरोप महाद्वीप की परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत बिस्मार्क ने इटली को जर्मनी व ऑस्ट्रिया से मिलाना उचित समझा। उन दिनों ट्यूनिस नामक स्थान पर अधिकार करने के प्रश्न पर इटली व फ्रांस में मतभेद उत्पन्न हो गया था। फ्रांस ने सन 1881 में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप इटली व फ्रांस में शत्रुता उत्पन्न हो गई। इटली ने विवश होकर फ्रांस से बदला लेने के उद्देश्य से जर्मनी के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे बिस्मार्क ने तुरंत स्वीकार कर लिया। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य एक संधि हुई, जिसे त्रिराज्य संधि कहा गया। इस संधि की अवधि 5 वर्ष थी तथा इसकी शर्तों को गुप्त रखा गया। इसमें यह निश्चित किया गया था कि यदि फ्रांस द्वारा जर्मनी व इटली पर आक्रमण किया जाए तो आक्रामक देश की शक्ति का प्रतिरोध दोनों मित्र देश संयुक्त रूप से करेंगे। इटली की यह इच्छा थी कि इंग्लैंड को भी इस संधि में सम्मिलित कर लिया जाए, किंतु बिस्मार्क इंग्लैंड को
यूरोप की राजनीति से अलग रखना चाहता था, अतः उसने इटली के प्रस्ताव का विरोध किया। इटली के विशेष आग्रह करने पर यह निश्चित कर दिया गया कि इस संधि की शर्तों का प्रयोग किसी भी स्थिति में इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। 5 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सन 1887 में इस संधि की शर्तों का आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया। यह संधि 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। प्रथम, इस संधि के फलस्वरूप जर्मनी को रूस के स्थान पर तीसरा मित्र प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप यूरोप की राजनीति में जर्मनी की पुनः त्रिकोणात्मक स्थिति बन गई। इसके अतिरिक्त जर्मनी को फ्रांस के विरुद्ध इटली की सहायता, इटली को फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता, ऑस्ट्रिया को रूस के विरुद्ध इटली की सहायता का आश्वासन मिल जाने से रूस का फ्रांस के संयुक्त अथवा पृथक आक्रमण से उत्पन्न संभावित संकट का खतरा भी समाप्त हो गया। द्वितीय, यह संधि बिस्मार्क की कूटनीति तथा राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण थी। ऑस्ट्रिया एवं इटली परस्पर शत्रु थे, किंतु बिस्मार्क ने दोनों देशों को जर्मनी का मित्र बनाकर यूरोप की तत्कालीन राजनीति ने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। रूस के साथ पुनराश्वासन संधि। यूरोप महाद्वीप की जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाने के बाद भी बिस्मार्क संतुष्ट नहीं था। फ्रांस का एकाकीपन उसकी विदेश नीति का मूल आधार था। त्रिसम्राट संघ के भंग हो जाने तथा रूस व जर्मनी के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाने से बिस्मार्क को रूस व फ्रांस की मित्रता की संभावना का आभास हो गया था। इस खतरे का सामना करने के लिए उसने ऑस्ट्रिया व इटली के साथ सैनिक संधियां करके जर्मनी की स्थिति को सुरक्षित कर लिया, किंतु इससे फ्रांस व रूस की मित्रता की संभावना समाप्त नहीं हुई थी। यदि रूस व फ्रांस की मित्रता हो जाती तो बिस्मार्क की विदेश नीति का आधार ही हिल जाता। अस्तु बिस्मार्क ने रूस को जर्मनी का मित्र बनाने का निश्चय किया। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बिस्मार्क अपनी विदेश नीति में रूस की गतिविधियों को सर्वाधिक महत्व देता था। अतः बर्लिन सम्मेलन में रूस के रुष्ट हो जाने से बिस्मार्क निराश नहीं हुआ। वह रूस को जर्मनी का मित्र बनाने का निरंतर प्रयास करता रहा। अंततः सन 1884 में उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो गई और जर्मनी व रूस के मध्य एक गुप्त संधि की स्थापना हुई, जिसकी अवधि 3 वर्ष थी तथा 3 वर्ष के पश्चात इसकी शर्तों का नवीनीकरण होना निश्चित हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार सन 1887 में इस संधि को पुनर्जीवित किया गया। पृष्ठ 14, रोमानिया के साथ संधि। ऑस्ट्रिया व जर्मनी के मध्य संपन्न हुई द्विराज्यीय संधि के क्षेत्र को विस्तृत करने का अवसर सन 1883 में प्राप्त हुआ। इस वर्ष रोमानिया का राजा करोल जर्मनी की राजकीय यात्रा पर आया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से परामर्श करने एवं उसकी अनुमति लेने के पश्चात रोमानिया के साथ एक संधि संपन्न की, जिसकी अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई। इन तीनों सदस्यों जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रोमानिया की सहमति से इसकी अवधि को आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इस संधि की शर्तें भी गुप्त रखी गई थीं। विदेश नीति का मूल्यांकन। बिस्मार्क ने अपने कार्यकाल में अपनी विदेश नीति के 2 प्रमुख लक्ष्यों जर्मनी की त्रिकोणात्मक स्थिति को कायम रखना तथा फ्रांस को मित्रहीन बनाना में पूर्ण सफलता प्राप्त की। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने यूरोपीय देशों के साथ गुटबंदी एवं राजनीतिक संबंधों की स्थापना की नीति अपनाई थी। विभिन्न देशों के साथ संधियां करके बिस्मार्क ने फ्रांस के समक्ष ऐसा व्यूह खड़ा कर दिया जिसे उसके कार्यकाल में फ्रांस तोड़ने में सफल नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क ने अपनी कूटनीतिक योग्यता के बल पर रूस, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे परस्पर विरोधी हितों वाले देशों के साथ जर्मनी की मित्रता तथा गुटबंदी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ऑस्ट्रिया के आक्रमण के विरुद्ध रूस की तटस्थता, रूस के आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की तटस्थता, फ्रांस के आक्रमण के विरुद्ध इटली की सहायता, रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया व इटली की सहायता आदि ऐसी उपलब्धियां थीं जो बिस्मार्क की दूरदर्शिता व कूटनीतिज्ञता को सिद्ध करती हैं। उसकी प्रशंसा करते हुए इतिहासकार मैरियट ने लिखा है, 19वीं शताब्दी के इतिहास में बिस्मार्क का सर्वोच्च स्थान है। काबूर के अतिरिक्त
इस सर्वोत्तम स्थान के लिए उसका अन्य कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वस्तुतः उस समय बिस्मार्क के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित करने की थी, जिसके लिए उसे अनिवार्य रूप से अन्य देशों के साथ ऐसी संधियां करनी पड़ी जिसके द्वारा फ्रांस के आक्रामक रुख को रोका जा सकता था। युद्ध की संभावना को समाप्त करने के लिए बिस्मार्क ने इंग्लैंड आदि बड़े देशों के विरुद्ध औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाया। कुछ विद्वान बिस्मार्क को गुटबंदी व शस्त्रीकरण की नीति का जन्मदाता बताते हैं। उनका मत है कि उसकी विदेश नीति के फलस्वरूप युद्ध के मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जिसके कालांतर में प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। फ्रांस की जनता फ्रैंकफर्ट की संधि के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सदैव व्याकुल रही। यद्यपि बिस्मार्क फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता तो संभवतः फ्रांस जर्मनी का सच्चा मित्र बन सकता था। आलोचकों ने बिस्मार्क की विदेश नीति की आलोचना एक अन्य उद्देश्य से भी की है। उनका मत है कि उसकी गुटबंदी की नीति अत्यंत जटिल थी। उसने जर्मनी पर ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण की स्थिति में रूस की तटस्थता, रूस द्वारा आक्रमण की स्थिति में ऑस्ट्रिया की तटस्थता, फ्रांस द्वारा आक्रमण की स्थिति में इटली की सहायता तथा रूस व फ्रांस की सामूहिक आक्रमण की अवस्था में ऑस्ट्रिया व इटली का समर्थन प्राप्त करने के आश्वासन को प्राप्त कर लिया था। पृष्ठ 15। किंतु यह राजनीतिक दांवपेच एवं कूटनीतिक वितंडतावाद इतना जटिल था कि बिस्मार्क ही इसे समझ सकता था। केवल वही ऐसा व्यक्ति था जो 5 गेंदों से एक साथ खेल सकता था। इस जटिलता के कारण बिस्मार्क के पतन के बाद उसकी विदेश नीति का आधार हिल गया और उसके द्वारा स्थापित संपूर्ण व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई। विलियम द्वितीय का राज्यारोहण तथा बिस्मार्क का पतन। मार्च 1888 में जर्मन सम्राट विलियम प्रथम की मृत्यु के होते ही बिस्मार्क के राजनीतिक पराभव का प्रारंभ हो गया। नया सम्राट फ्रेडरिक कुछ ही दिन शासन कर पाया। उसकी मृत्यु के पश्चात सन 1888 में ही विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट बना। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 28 वर्ष थी, जबकि बिस्मार्क बूढ़ा हो गया था। विलियम द्वितीय स्वभाव से महत्वाकांक्षी एवं अभिमानी था। वह अपनी इच्छा अनुसार शासन करना चाहता था। राज्यारोहण के बाद उसने अपने संकल्प को स्पष्ट करते हुए कहा था, इस देश का केवल एक ही स्वामी है और वह स्वामी मैं हूँ। मैं अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सहन नहीं करूँगा। जो मेरी सहायता करेंगे मैं उनका हार्दिक स्वागत करूँगा, किंतु जो मेरा विरोध करेंगे मैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगा। दूसरी तरफ बिस्मार्क भी स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने राष्ट्र निर्माण व देश सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया था, अतः वह भी स्वतंत्र रूप से शासन कार्य करना चाहता था। इस प्रकार सम्राट व चांसलर के मध्य मतभेद निरंतर बढ़ते गए और अंततः 20 मार्च 1890 को बिस्मार्क ने त्यागपत्र दे दिया। उसके पतन के साथ ही जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप की राजनीति में बिस्मार्क युग का अंत हो गया। उसके पतन के विषय में 5 पत्रिका में लिखा गया था, जिस खिवैया ने नौका को इतने तूफानों व चट्टानों से बचाया उसे नौका से उतार दिया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बिस्मार्क की गृह नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, कुल्टूर कैंप से आप क्या समझते हैं, उसके कारण व परिणाम बताइए। प्रश्न 3, समाजवादियों के प्रति बिस्मार्क की नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, बिस्मार्क की विदेश नीति 1870 से 1890 पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 5, 20 वर्ष तक बिस्मार्क राजनीति व राजनीति बिस्मार्क था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पृष्ठ 16। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जर्मन संविधान के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, कुल्टूर कैंप नामक संघर्ष के संदर्भ में बिस्मार्क द्वारा जारी किए गए फॉक कानूनों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके अंतर्गत कुल्टूर कैंप का अंत हुआ था। प्रश्न 4, बिस्मार्क की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सेडान के युद्ध 1870 में प्रशा की सेना ने किस देश को पराजित किया था? नंबर 1, इंग्लैंड। नंबर 2,
रूस, नंबर 3 फ्रांस और नंबर 4 टर्की। इसका सही उत्तर है नंबर 3 फ्रांस। प्रश्न 2, जर्मनी की साम्राज्य परिषद में प्रशा राज्य के कितने सदस्य थे? नंबर 1 17, नंबर 2 20, नंबर 3 98, नंबर 4 59। इसका सही उत्तर है नंबर 1 17। प्रश्न 3, बिस्मार्क द्वारा रोमन कैथोलिक के दमनार्थ बनाए गए कानूनों के समय जर्मनी का शिक्षा मंत्री कौन था? नंबर 1 डांजिलर, नंबर 2 विल्सन, नंबर 3 फॉक, नंबर 4 सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 फॉक। प्रश्न 4, मैं कैनोसा नहीं जाऊंगा, यह शब्द किसके थे? नंबर 1 विलियम प्रथम, नंबर 2 बिस्मार्क, नंबर 3 विलियम द्वितीय और नंबर 4 डार्लिंजर। इसका सही उत्तर है नंबर 2 बिस्मार्क। प्रश्न 5, रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है, किसने कहा? नंबर 1 जार अलेक्जेंडर प्रथम, नंबर 2 विलियम प्रथम, नंबर 3 विलियम द्वितीय और नंबर 4 बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है नंबर 4 अर्थात बिस्मार्क। प्रश्न 6, बिस्मार्क द्वारा गठित त्रिसम्राट संघ में कौन से देश सम्मिलित नहीं थे? नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 रूस, नंबर 4 ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर है नंबर 1 फ्रांस। प्रश्न 7, 1870 से 1890 के मध्य बिस्मार्क ने किस देश को मित्रहीन बनाने का प्रयास किया था? नंबर 1 ऑस्ट्रिया, नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस और नंबर 4 इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अर्थात फ्रांस। प्रश्न 8, बिस्मार्क की दृष्टि में जल चूहा कौन था? नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 फ्रांस और नंबर 4 इटली। इसका सही उत्तर है नंबर 1 अर्थात इंग्लैंड। प्रश्न 9, 1882 में त्रिराज्य संधि में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के अतिरिक्त तीसरा देश कौन था? नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 इटली, नंबर 3 रूस और नंबर 4 ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर है नंबर 2 इटली। पृष्ठ 17।